हेलो गाइस। तो मैं आप सबके लिए लेते आया हूँ एसएसटी क्लासेस, जो आपके सब्जेक्ट में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक एनाटॉमी के अपर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्टरी चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर्स काफ़ी ही डिस्क्राइब करके मैं पढ़ाऊँगा, जिससे आप को कोई भी दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कहाँ पे आपके एमसीक्यू आ सकती है, क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप सबको विश्राम सिंह की बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बुक में सारे के सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा गया है। आप चाहे तो आप भी इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, वरना अभी के समय पे आप कॉलेज में हो तो आप बीडीसी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी लगभग सेम ही इन्फॉर्मेशंस हैं एंड वहाँ भी आपको अच्छे से सब बारे में जानने मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सबको विश्राम सिंह से पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर्स अपर लिम्ब का स्टार्ट करने के पहले इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ओके, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल अपर लिम्ब के पार्ट में 25 चैप्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले बोन्स वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे, ताकि हमें एक बार में अगर हम अपर लिम्ब के बोन्स, लोअर लिम्ब्स के बोन्स एंड थोरैक्स और जितने भी बोन्स हैं सबको एक बार पढ़ लें, तो उससे हमें आगे की पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे मसल्स के ऑरिजिन, इंसर्शंस एंड बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे, तब उस समय अगर हमारा बोन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब हमें यहाँ पे बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द अपर लिम्ब, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो और लेट किए बिना यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन टू अपर लिम्ब स्टार्ट करते हैं। कुछ डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पे वीडियो बनाते समय आई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आप अपने विश्राम सिंह के बुक को देखेंगे तो ये इंट्रोडक्शन टू द अपर लिम्ब का पहला पेज रहता है, जिसमें हम आपको अलग से भी कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग को ये पार्ट स्टार्ट करने के पहले ये कॉमन बात पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे बॉडी के 6 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे मीन्स बॉडी को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हो जाता है 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब एंड हेड एंड थोरैक्स। एंड हमारा यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो बॉडी होता है, उस बॉडी को हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे एक हो जाता है हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेस, ये होता है हमारा यहाँ पे एक्सियल लाइन। एंड तुम्हारा यहाँ आपका यहाँ पे जो हमारा लाइन एक्सियल लाइन के सबसे करीब होगा, एकदम सेंट्रल लाइन के एकदम करीब होगा, वो हो जाता है हमारा मीडियल लाइन। एंड जो हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार होगा, सबसे ज़्यादा दूर वाला पॉइंट होगा, वो हो जाता है लैटरल लाइन। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट whenever we are talking about our body, the thing which is very much nearer to our center of the body is the medial, and which is away from the center would be the lateral line. Okay, now coming to these points, the first and the most important point about the upper limb, that is in our 6 body parts would be our hands, are that कि हमारा यहाँ पे जो हैंड होता है, हमारा जो हाथ होता है, वो हमारा यहाँ पे ग्रैस्पिंग के काम में आता है। किस काम में आता है? ग्रैस्पिंग, कोई भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है। तो ग्रैस्पिंग एंड मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। इवन यहाँ बताया गया है कि हमारे यहाँ पे ऑल द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैव द 4 limbs and the 4 limbs, a pair of 4 limbs and a pair of hind limbs. In quadriceps such as dogs, buffaloes, both the 4 limbs and the hind limbs are evolved for transmission of body weights, local motions. मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे तो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में 4 लिम्ब होता है, लेकिन जैसे हम हैं, हम यहाँ पे ह्यूमंस होने के वजह से हम काफ़ी डेवलप्ड है, हमारा काफ़ी अच्छा एवोल्यूशन हो चुका है। तो इस एवोल्यूशन की वजह से हम अपने अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब का अलग अलग यूज़ करते हैं। हमारा जो लोअर लिम्ब दैट इज़ हमारा यहाँ पे हिंड लिम्ब होता है, उसका उस पर हम लोग बॉडी वेट ट्रांसमिट करते हैं, लोकोमोशन में यूज़ करते हैं। वेयर एज हम लोग का यहाँ पे जो अपर लिम्ब होता है, हमारा फोर लिम्ब होता है, उसको हम लोग यहाँ पे हमारा ग्रैस्पिंग में और बहुत ही सारे प्रिसीजन वर्क्स में काम करते हैं। वेयर एज हम लोग जब बात करेंगे अदर वर्टिब्रेट्स का, जैसे कि आपका क्वाड्रीपेड्स हो गया, डॉग्स हो गया, बफेलोस हो गए, तो उसमें हमारा यहाँ पे सारे के सारे फोर लिम्ब हो, हिंड लिम्ब हो, सबका हम लोग यहाँ पे
पे वेट कैरी करने में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप मेन जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे फोर लिम्स पे वॉक करने वाले हमारे एनिमल्स होते हैं, उनका यहाँ पे एक फैक्टर मिसिंग होता है कि उनका क्लेविकल बोन मिसिंग होता है। तो जिसके वजह से वो लोग प्रॉपर एरेक्ट पोस्चर तो कभी कभार हो सकता है दे भी दे, लेकिन हमारा यहाँ पे वो अपने हिंड लिम्ब को और किसी वर्क में ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, उससे उन्हें ज़्यादातर बॉडी वेट में ही यूज़ करना पड़ता है। अब आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉइंट, अगर ध्यान से देखें कि हमारा ग्रिप हम लोग का यहाँ पे 3 तरह का होता है, दैट इज़ पावर ग्रिप, हुक ग्रिप एंड प्रिसीजन ग्रिप। एंड अगर ह्यूमंस का बात करें तो हमारा प्रिसीजन ग्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्रिसीजन ग्रिप इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, और मैं जहाँ जहाँ बोलूँगा कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ वहाँ आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे डायरेक्टली वही पॉइंट्स को रिफ़र कर। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, तो आप एग्ज़ाम्स के टाइम में डायरेक्टली रेफर करने के लिए इस तरह से पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम्स में होगा तब आपका अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब बहुत सारा चीज़ एक साथ आने वाला होगा, तो उस समय आप उतना फोकस नहीं कर पाएंगे इन पॉइंट्स पे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके रख लें। फिर आ जाता है कि तुम्हारा यहाँ आपका यहाँ पे टू सूट द प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज़। हमारा यहाँ पे प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज़ को सूट करने के लिए हमारा यहाँ पे अपर लिम्ब का क्या हुआ, इवोल्यूशन, जिसमें हमारा यहाँ पे जॉइंट्स का अपीयरेंस हो गया, और जॉइंट्स का अपीयरेंस के साथ साथ जॉइंट्स का रोटेटरी मूवमेंट एंड एटसेट्रा आया, फिर क्लैविकल आया। फिर क्लैविकल हम लोग का यहाँ पे क्या करता है, अपर लिम्ब को हमारे मेन बॉडी से अलग रखता है, लेकिन उसको होल्ड करके रखता है ताकि हमारा यहाँ पे अच्छे से वहाँ अपर लिम्ब अपना काम कर सके। फिर थंब का रोटेशन टू द 90 डिग्री फॉर ऑपोजिशन। आप बाद में जब आप एंड में आप देखिएगा कि यहाँ पे थंब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। एंड तुम्हारा आपका यहाँ पे सुटेबल चेंजेस फॉर द मोबिलिटी, फ्री मोबिलिटी ऑफ द फिंगर्स एंड द हैंड। So what you get from the here are that this activities of the hand and what that we are getting as a human are the result of evolution. So we must take care of this, and or else when the activities would be denied, or you have seen many of the patients suffering from the paralysis, then you may not get the enough time or enough things to get rid of those, because paralysis is one of the disease which is very difficult to treat. So since this is the first chapter that we are studying, we are studying in detail, and very good explanation I am trying to give you. But after that when we are go to the next chapters, then it would be concise, because you would be getting the proper knowledge from beforehand only. See here, it is written very much clearly that the human hand with its digit can perform the skilled movement, and it is known as the master mechanic of animal world. Or we can say that because of its advanced and evolutionary characters, the human hands are known as master mechanics of animal world. Because whatever we are seeing in the world, आप दुनिया में यहाँ पे जो भी देख रहे हो, सब यहाँ पे हमारे हाथों से ही बनाया गया है, चाहे वो बड़े बड़े इमारतें हो, चाहे वो महंगी महंगी BMW जैसी महंगी कारें हों। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो कि अपर लिम्स आर कनेक्टेड टू द ट्रंक बाय अ पेक्टोरल गडल। अब यहाँ पे आप पूछेंगे पेक्टोरल गडल क्या होता है। पेक्टोरल गडल बेसिकली एक कनेक्शन होता है बोन्स का, जिसके थ्रू हमारा अपर लिम्ब है वो हमारे मेन बॉडी से कनेक्ट होता है, जो कि होता है आपका यहाँ पे स्कैपुला एंड क्लैविकल। तो यहाँ पे आप ये दोनों बोन्स को याद रखिएगा, स्कैपुला एंड क्लैविकल, कि ये पेक्टोरल गडल के फॉर्म में जाना जाता है। तो आप चाहें तो इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है इस पॉइंट को, कि द पेक्टोरल गडल हमारा यहाँ पे स्कैपुला एंड क्लैविकल को कहा जाता है, एंड हमारा यहाँ पे ये क्लैविकल के हेल्प से हमारा जो अपर लिम्ब है वो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट होता है। एंड यहाँ पे ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि क्लैविकल इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन बाय द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। अभी जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स में जाएंगे आपको बहुत सारा जॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करना होगा, तो आपको धीरे धीरे इन जॉइंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने मिलेगा। लेकिन आप याद रखिएगा ये सब जॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में,
और यहाँ पे इंट्रोडक्टरी चैप्टर में क्योंकि ये है तो हो सकता है कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ाने पे ये जॉइंट पूछ ले आपसे, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट नोटेड बिलो में बॉक्स में अलग से स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स के बारे में दिया गया है। एंड जहाँ भी यहाँ पे अलग से बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्स के दौरान भी और अभी पढ़ते समय भी हम लोग स्पेशल अटेंशन देने का कोशिश करेंगे। The pectoral girdle is not complete girdle because it's attached to the axial skeleton only anteriorly। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो पेक्टोरल गर्डल है जिसमें हमारा स्कैपुला एंड क्लेविकल आ रहा है वो हमारे यहाँ पे बस एंटीरियरली अटैच्ड होता है, वो पोस्टीरियरली अटैच्ड नहीं है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट पे आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा हमारा डिसलोकेशंस वगैरह हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पे नोटेड बिलो पे आते हैं। ओनली वन स्मॉल जॉइंट स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कनेक्ट्स द स्केलेटन ऑफ द अपर लिम्ब टू द रेस्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। अब सोचिए एक छोटा सा जॉइंट पे एक छोटे से बच्चे पे इतना ज़्यादा भार डालोगे तो वो तो डैमेज हो सकता है, वो तो डिसलोकेट हो सकता है, वो तो बहक सकता है, वो तो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे ध्यान रखिएगा क्योंकि वही आपके अपर लिम्ब को पूरा होल्ड करके रखा हुआ है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब जिसमें शोल्डर, आर्म, फोरआर्म एंड हैंड आ जाता है। एक बात याद रखिएगा, अभी आप एक एनाटॉमी के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो एनाटॉमी के स्टूडेंट जब आप बनेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम हैंड को एज अ होल हैंड नहीं कहते हैं, हम यहाँ पे इस रीजन को शोल्डर कहते हैं, इस रीजन को आर्म कहते हैं, इस रीजन को फोरआर्म कहते हैं, इस रीजन को हैंड कहते हैं। आपको जब कॉलेज में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उस समय आप अगर इस पूरे रीजन को हैंड बोल दीजिएगा तो आपके प्रोफेसर आपसे बिल्कुल ही नाखुश होंगे। आपको कहना होगा कि इस रीजन को आर्म, इसे फोरआर्म एंड इसे हैंड कहते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे शोल्डर रीजन में आपका एक्सिला आर्मपिट आ जाता है, फिर स्कैपुलर रीजन, फिर पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर आता है शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। यहाँ पे हमें बताया गया है कि शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल इज फॉर्म बाय स्कैपुला एंड क्लेविकल। जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेक्टोरल गर्डल कौन बनाता है, स्कैपुला एंड क्लेविकल। इट्स इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली एंड कंप्लीटेड एंटीरियरली बाई मैनुब्रियम स्टर्नी। तो आपको यहाँ पे मैनुब्रियम स्टर्नी को भी अच्छे से दिमाग में रखना है, ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा यहाँ पे जो शोल्डर गर्डल कंप्लीट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एक छोटा सा जॉइंट है जो कि कनेक्ट कर रहा है, वो भी एंटीरियरली ही कनेक्ट करता है। और वो एंटीरियर कनेक्शन किसके वजह से है, हमारा यहाँ पे मैनुब्रियम स्टर्नी के वजह से है। अभी आप आगे चैप्टर्स को में पढ़ेंगे तो आपको मैनुब्रियम स्टर्नी क्या होता है, नहीं होता है, ये काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस आप ये याद करके रखें ताकि आप अभी से आप इस पे फोकस करेंगे तो आपका बाकी चैप्टर अभी स्टार्टिंग में दिक्कत होगा आपको, इसीलिए इसे बस याद करें। अभी अब चाहे तो इसे गूगल सर्च कर सकते हैं जिन्हें हल्का से डीप स्टडीज़ करने हैं अभी स्टार्टिंग पे ही। स्टार्टिंग पे डीप स्टडी करना अच्छा भी होता है एक्चुअली। फिर आता है द आर्म। आर्म हमारे यहाँ पे एल्बो होता है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है। फिर आता है फोर आर्म जिसमें आ जाता है ह्यूमरस, हैंड, ये सब तो आप सबको पता ही है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं बैंड प्रॉपर पे। बैंड प्रॉपर होता क्या है, बैंड प्रॉपर बेसिकली हमारे हैंड के इस पोर्शन को ही बोला जाता है एक्चुअली, जहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं 5 मेटाकार्पल बोन्स, 1 to 5 from lateral to medial side in the anatomical position. They articulate proximally with a distal row of carpal bones, forming the carpometacarpal joint, with each other forming the intermetacarpal joint and metacarpophalangeal joint. तो आपको यहाँ पे आगे चल के आपको मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, उनकी जॉइंट्स, उनकी लेयर्स, सब के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये सब यहाँ पे एज ए नोमेनक्लेचर याद करें। आप इसके पहले भी 11-12 में साइंस पढ़ चुके हैं तो आपको नोमेनक्लेचर के बारे में तो पता ही होगा कि कभी कभार नोमेनक्लेचर्स स्टार्टिंग में लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मीनिंग्स आपको क्लियर होती हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे डिजिट्स। डिजिट्स तो आप जान ही रहे हैं, ये सब फिंगर सब के डिजिट्स ही हैं। Digits are 5 in number, 1 to 5 from the lateral to medial side. First digital is called thumb. On the remaining 4 digits are finger. Each digit is supported by 3 short long bones.
द phalanges except the thumb, only two which is supported by only two phalanges एक्सेप्ट द थंब विच इज सपोर्टेड बाय टू phalanges। मतलब आपको ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट याद के रख लीजिएगा कि यहाँ पे थंब में एक्सेप्शन है कि यहाँ पे इसको दो phalanges सपोर्ट कर रहा है। फिर आ जाते हैं तुम्हारा यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू ऑफ थंब इज इमेंस। For example, grasping function value of thumb is equals to the other four digits. Therefore, loss of thumb alone is disabling the loss of four fingers. ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि विच डिजिट्स और विच फिंगर फ्रॉम द हैंड अलोन कैन मेक द हैंड डिसेबल। सो आपका आंसर रहेगा थंब। ओके, तो आपको ये एक्सप्लेन भी करने को कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि थंब के वजह से हमें कोई भी चीज़ को ग्रैस्प कर सकते हैं, उसके बिना कोई भी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं, होमोलोगस पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब एंड तुम्हारा यहाँ आपका यहाँ पे पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब जिसमें आ जाता है शोल्डर रीजन, आर्म, फोर आर्म, हैंड, यहाँ पे सब डिविजन्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, जिसके बारे में भी आपको आगे चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आप ऊपरी ऊपरी तौर से देख सकते हैं कि शोल्डर रीजन, पेक्टोरल रीजन, एक्जिला, स्कैपुलर रीजन, क्लैविकल एंड स्कैपुला बोन्स, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट्स। तो ये सब जॉइंट्स आते हैं। आप चाहे तो अभी वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे इन पे अच्छे से यहाँ पे फोकस कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आपके पास अगर बुक हो तो और अच्छा होगा, आप वहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं। फिर आपका आता है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपर एंड लोअर लिम्स, टू पोर्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। द प्रॉक्सिमल पार्ट इज कॉल्ड लिम्ब girdle. The development of the upper limb or lower limb begins in the 4th week of intrauterine life. From the small elevations, ventrolateral aspect, limb buds. तो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ भी इंट्रायूट्रिन लाइफ में क्या हो रहा है ये मेंशन हो, वो पॉइंट आप समझिएगा कि आपके लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। आप चाहे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं और सेम हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डायग्राम के साथ मेंशन किया हुआ है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के बताया गया है कि आपका डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस एंड द प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल बॉर्डर जो होता है, तो प्री एक्सियल बॉर्डर जो होता है वो हम लोग का यहाँ पे हेड की तरफ होता है और हमारा यहाँ पे बताया गया है कि द डिजिट्स नियरेस्ट टू द प्री एक्सियल बॉर्डर are the thumb and the big toe in the upper and the lower limb respectively. The lower limb bud rotates medially through 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री रोटेशन दिखाया हुआ कि है कि ये जो बिगर टो है वो 90 डिग्री रोटेट कर जा रहा है और ये 90 डिग्री लैटरल रोटेशन कर रहा है। मतलब हमारा यहाँ प्री एक्सियल डेवलपमेंट हो रहा है। जो यहाँ पे हैंड है वो डेवलप होने के बाद 90 डिग्री लैटरल रोटेशन करेगा एंड जो लेग का बिग टो है वो आपका यहाँ पे मीडियल रोटेशन करेगा। तो इस हिसाब से आपका चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। फिर ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस इन द अपर लिम्ब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका साफ साफ बताया गया है कि द क्लैविकल इज अटैच टू द स्कैपुला बाय ए स्ट्रॉन्ग कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। द क्लैविकल इज अटैच टू स्कैपुला बाय स्ट्रॉन्ग कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक बात याद रखिएगा, कोई भी बॉडी पार्ट है हमारा यहाँ पे, कहीं भी हमारा यहाँ पे बोन्स आ रहा है, कनेक्शन दे रहा है, तो वहाँ पे लिगामेंट्स आएगा ही, क्योंकि लिगामेंट ही हमारा यहाँ पे चीज़ों को जॉइंट करता है। और यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द अपर लिम्ब। तो अगेन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द क्लेविकल इज एंकर टू द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज बाय द कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो मैं यहाँ पे ये फिर से ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लिया मैंने कि कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द अपर लिम्ब एंड कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट हमारा यहाँ पे क्लेविकल को फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से जोड़ता है। फिर हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि डिफरेंसेस बिटवीन द अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब, पहले सिमिलरिटी फिर डिसिमिलरिटी। जैसे कि तुम आपका यहाँ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो अपर लिम्ब में ज़्यादातर हमारा यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मसल्स लेस डेवलप्ड होता है, वेरस लोअर लिम्ब में हमारा मोर डेवलप्ड होता है। पेक्टोरल कडल हमारा यहाँ पे 2 बोन्स से बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे आर्टिकुलेशन विद एक्सियल स्केलेटन इज वेरी स्मॉल।
through sternoclavicular joint, whereas articulation with the axial skeleton is large through the sacroiliac joint। आप ये सब सारे पॉइंट्स के बारे में कुछ कहीं ना कहीं अपने क्लास 12 के साइंस में पढ़े ही होंगे, लेकिन ये सब सारे पॉइंट आपको आगे भी चल के पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर आते हैं आपका यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, फिर क्लेविकल, कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। आपसे अगर याद आ जाए आपको कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा था, तो आपको यहाँ पे याद आएगा कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। फिर आता है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये सब सिर्फ आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट पे देख लेते हैं। द मसल्स ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मेनली एक्ट एज अ सिनर्जिस्टिकली टू एक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसा आप जानते हैं कि हमारी चीज़ें दो तरह की हो सकती है, सिनर्जिस्टिक और एंटी सिनर्जिस्टिक, और गोनिस्टिक और एंटीगोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक और गोनिस्टिक का मतलब होता है जो साथ दे रहा है आपका, तो यही यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप ऑफ मसल्स है आपका हमेशा साथ देंगे, अपोज नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब। अगर देखा जाए तो नर्व सप्लाई टू द अपर लिम्ब इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रैकियल प्लेक्सस। हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस पे एक बहुत अच्छे से आगे एक सेक्शन दिया हुआ है। आपको देखा जाए तो बॉडी में बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं जो कि हमारा ग्रुप्स ऑफ नर्व्स होते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जैसे कि आपका ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, बहुत सारे प्लेक्सस हैं, तो उस बारे में आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा। अभी आप यहाँ पे या तो आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पे नर्व सप्लाई देख रहे हैं तो ब्रैकियल प्लेक्सस को अच्छे से देखिए। द फॉर्म्ड बाय द C5 to C8 and T1 spinal nerves. The 5 main branches of brachial plexus are axillary, musculocutaneous, medial ulnar, radial nerves. Axillary nerves are supplies the deltoid and teres minor muscles. Musculocutaneous median and the ulnar nerve supplies the muscles of the anterior compartment of the arm and forearm. The radial nerve posterior compartment of the arm and forearm. All the intrinsic muscles of the hand are supplied by the ulnar nerve except the muscles of the thenar eminence of the first two lumbricals. तो यहाँ पे आप मसल्स का नाम, थीनर एमिनेंस, ये सब सुन के कन्फ्यूज़ ना हो। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगी, और मैं भी जब आगे कुछ पॉइंट पढ़ाऊँगा तो आपको याद दिलाते चलूँगा कि आपने स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ा था। फिर आते हैं आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरी, ब्रैकियल, रेडियल, अल्नर, ये सब अलग अलग आर्टरीज है। एक बात याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जहाँ से आर्टरीज ऊपर से स्टार्ट होती है, हमारे हार्ट से स्टार्ट होती है, तो आर्टरीज कभी भी, आर्टरीज में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो बस रीजन के अलॉन्ग जाने पे उसके ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं और उनके उसका नेम्स अलग होते जाता है, वरना आर्टरीज में वैसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, वेरस नर्व्स में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाती हैं। फिर आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आर्टरीज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जैसा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उससे आता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी शोल्डर रीजन में, फिर प्रोफंडा ब्रैकियलिस आर्टरी, फिर ब्रैकियल आर्टरी, फिर हमारा यहाँ पे रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक होता है तुम आपका यहाँ पे हैंड में आपका जो आर्म है, आर्म और फोराम है। फोराम में आपका देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दो हड्डियाँ रहती हैं, दो बोन्स रहते हैं, एक होता है रेडियल, एक होता है अल्नर, ठीक है, एक आता है रेडियस, एक होता है अल्ना। तो हमारा यहाँ पे जो थंब के साइड है वो होता है रेडियस बोन, एंड जो बाकी 4 फिंगर्स के साइड में होता है वो होता है अल्ना। तो हमारा यहाँ पे रेडियल बोन को सप्लाई करने के लिए, रेडियस बोन को सप्लाई करने के रेडियल आर्टरी, अल्ना को अल्नर, एंड आपका यहाँ पे दोनों के बीच में एक कनेक्शन सप्लाई, और दोनों का सप्लाई हमारा यहाँ पे इसे फोरआर्म रीजन में दोनों हमारा यहाँ पे फिर आगे जाके आर्चेस बनाता है, डीप पामर आर्क, सुपरफिशियल पामर आर्क। ये सब आर्चेस के बारे में भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा अच्छे से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्व्स भी हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, तो ये सब नर्व्स के बारे में भी आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप एक बात याद रखिएगा, ये हमारा जो डॉर्सल वेनस आर्च होता है, देखिए डॉर्सल वेनस आर्च जो आपका होता है, ये हमारा यहाँ पे ये लैटरल साइड में एंड मीडियल साइड में दो अलग अलग वेन का
ब्रांचेस देता है, सेफालिक वेन एंड बेसिलिक वेन, एंड ये बाद में जाके एक्सिलरी वेन से मिल जाता है। लेकिन ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक मीडियल क्यूबिटल वेन आता है, मीडियन क्यूबिटल वेन आता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सेफालिक वेन को बेसिलिक वेन से कौन कनेक्ट करता है। what is the connection established between the basilic vein and cephalic vein? The answer would be median cubital vein। देखिए मैंने यहाँ पे MCQ नाम से मेंशन भी करके रखा है कि यहाँ मीडियन क्यूबिटल वेन आपका यहाँ पे हेल्प करेगा कनेक्शन बनाने में। फिर यहाँ पे वेन्स का सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, इंटरनल जुगनल वेन एंड एटसेट्रा के बारे में, लिम्फेटिक्स के बारे में कि लिम्फ्स कहाँ पे जाके सारी चीज़ों को वो लोग ड्रेनेज करेंगे। एंड आपका यहाँ पे कुछ कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जैसे इंजुरीज ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का इंजुरीज क्या हो सकता है, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, नर्व इंजुरीज, यही सब हो सकता है। एंड आपका यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ मैंने मेंशन किया है कि द अल्नर नर्व कैन बी इजीली पैल्पेटेड बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। तो हो सकता है बहुतों को अभी इस मीडियल एपिकॉन्डाइल के बारे में पता हो, बहुत जन को नहीं पता हो। तो जिन्हें ना पता हो वो निराश ना हो, अभी हम जब बोन्स को पढ़ना शुरू करेंगे अपर लिम्ब का, तब आपको मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमारा जो होता है डेल्टॉइड मसल्स में डाला जाता है, दिया जाता है, जो आपके हैंड्स में जनरली आप जिस लोकेशन पे इंजेक्शन लेते हैं वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है डेल्टॉइड मसल्स में। एक आता है इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो कि सुपरफिशियल वेन्स में दिया जाता है एल्बो रीजन में। एंड हमारा यहाँ पे आर्टेरियल पल्सेशन के बारे में बात किया जाए तो मीडियल साइड ऑफ फ्रंट ऑफ द एल्बो, ये सब जगह पे हम लोग, आप जानती हैं आपका पल्स कहाँ पे मेजर हो सकता है, और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन आगे चल के आपको मिलने वाला है। एंड फाइनली हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन चैप्टर के अपर लिम्ब के एंड में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप एक देखेंगे कुछ गोल्डन फैक्ट्स रिमेंबर है। तो यहाँ पे most important function of the hand, prehensile activities, most important feature of the human hand, opposition of the thumb and precision grip, only point of bony contact between the upper limb and the chest is sternoclavicular joint, part of the upper limb having the largest representation in the brain, hand। क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होता है, तो आपका हैंड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट ऑफ द हैंड, थंब, first bone to ossify in the body, clavicle, most commonly fractured bone in the body, clavicle। फिर आपका ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द अपर लिम्ब, कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो आप यहाँ पे ये सब जितने पॉइंट है ये सबको अच्छे से पढ़िएगा। एंड जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे आगे हाइलाइट्स करके रखे हुए हैं उन पे आप स्पेशली बहुत ही अच्छे से फोकस करें। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं किया है, तो जितने हाइलाइट्स किए हैं उतने तो आपको रटे हुए होने ही चाहिए। और बाकी सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा मैंने बताया, जैसे यहाँ पे ये मीडियल क्यूबिटल वेन हो गया, मीडियन क्यूबिटल वेन हो गया, जहाँ जहाँ मैंने बताया कि MCQ आ सकता है वो सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। वैसे ये छोटा सा चैप्टर है, आप चाहें तो इसका रिवाइज करने के लिए वीडियो को 2x पे डाल के देख सकते हैं, और इसका आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के। और यहाँ पे मैं चाहता तो PDF आपको जल्द ही मैं ट्राई करूँगा कि आपको टेलीग्राम पे शेयर कर सकूँ, और जल्द ही मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे भी अपना एक चैनल बना दूँगा जिसे आप लिंक से नीचे ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ पे आपको जाके विश्राम सिंह की PDF मिल जाएगी जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपको सबसे बेस्ट स्टडी होता है अपने बुक से, जहाँ पे आप सारे चीज़ों को मार्क कर सकें, और वहाँ पे आपका खुद का बुक होना चाहिए जिस पे आप मार्क करके पढ़ सकें और एग्ज़ाम के टाइम पे डायरेक्टली रेफ़र कर सकें। और बहुत जन हो सकता है बोलेंगे कि ये आप डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहे हो, आप पे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो हाँ, ज़रूर आ सकता है, पर अगर आप लोगों के लिए मेरे वीडियो को बैन भी किया जाए तो मैं फिर से बनाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसे पढ़ने में हेल्प मिल सके। थैंक यू। और आपको कुछ दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाके बोल सकते हैं। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।